नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है अपना फेवरेट न्यूज शो। उम्मीद है कि आपका वीकेंड सप्ताहांत अच्छा बीता होगा। आप जब वीकेंड मना रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की अपनी पहली लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी कर रही थी और उस पहली लिस्ट में जो पहला नाम लिया वो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। लेकिन यहां तक तो सब कुछ सामान्य था। असामान्य यह था कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने का जो फैसला पार्टी ने किया वो अयोध्या से नहीं, मथुरा से नहीं, देवबंद से नहीं, बल्कि उनके अपने गृह जिले या कह लीजिए उनकी उनका होम टाउन है, होम टर्फ है, यानी गोरखपुर, वहां पर उनको लड़ाने का ऐलान किया गया। गोरखपुर की भी गोरखपुर शहर सीट, गोरखपुर अर्बन जिसको कहा जाता है। ये क्यों हुआ? बीते 2 दिनों से ये मंथन देश में और प्रदेश में चल रहा है। तो यही सवाल जब आज हमने जनता के सामने रखा कि आखिरकार क्या आप जानना चाहेंगे कि वो क्यों गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इनसाइड स्टोरी क्या है, तो ज्यादातर लोगों ने जो पोल किया है वो यही जानना चाहते हैं। 30% लोग कि आखिरकार गोरखपुर क्यों योगी आदित्यनाथ की सीट रखी गई, क्यों नहीं अयोध्या या क्यों नहीं मथुरा। दूसरी स्टोरी जो आज वोट हुई है आपकी पसंद में, वो भी योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है कि अगर अपने गढ़ से योगी चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें किसका चुनावी फायदा हो रहा है। चुनावी फायदा हो रहा है या कोई खेला हो गया है, इसको भी 30% लोगों ने देखना चाहा है। और तीसरी खबर के तौर पर जो खबर आई है वो भी जान लीजिए। इंडिया की नजर उस खबर पर भी है जिसमें किसानों के वोट को लेकर क्या टिकैत परिवार में दरार पड़ गई है। आज दोनों टिकैत बंधु एबीपी न्यूज पर सुबह लाइव थे, पहले नरेश टिकैत और फिर राकेश टिकैत, लेकिन दोनों के बयानों में एक जैसे सुरों की कमी दिखाई दे रही थी। तो जैसा आपने वोट किया है उसी के हिसाब से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आपको गोरखपुर ही लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शोर अयोध्या का था, लेकिन वो चुनावी मैदान में उतरेंगे गोरखपुर शहर से। आखिर गोरखपुर से योगी को चुनाव लड़ाना बीजेपी नेतृत्व की मजबूरी है या कोई बहुत बड़ा गेम प्लान है जिसको हम सब नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप समझना चाहते हैं क्या होने वाला है गोरखपुर से, गोरखपुर में खेला होबे या गोरखपुर से खेला होबे, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, यही बता रहे मेरे सहयोगी रणवीर और ज्ञानेंद्र तिवारी अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बीजेपी के प्रचार गीत से साफ है कि अयोध्या बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा रहेगा। तो सवाल ये कि ऐसा हुआ क्या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की चर्चा के बीच अब गोरखपुर से चुनाव का पर्चा भरेंगे। योगी पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने उन्हें घर बैठा दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। सत्ता की राजनीति में 4 और 4 8 नहीं होते। कई बार बात 7.5 पर ही अटक जाती है तो कई बार 8.5 तक चली जाती है। यूपी की राजनीति पर नजर रखने वालों को लगता है कि अयोध्या की गूंज के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं ही गोरखपुर नहीं चले गए। मुख्यमंत्री का जो अचीवर चेहरा था वो नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का था। तो जब आप रिसीवर मुख्यमंत्री थे तो आपको पार्टी के संविधान के, पार्टी के जो सांगठनिक ढांचे हैं उसके हिसाब से आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप किसी स्थिति में डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं थे। सवाल है कि अगर अयोध्या से चुनाव लड़ने से मुख्यमंत्री योगी की हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि मजबूत होती तो फिर अचानक गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने का फैसला कैसे हो गया? इससे पूर्वांचल का किला मजबूत होगा या पूर्वांचल की लड़ाई के बहाने से मुख्यमंत्री को गोरखपुर में समेटने की कोई चाल है? एक तरफ बनारस है पूर्वांचल में जहां नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ होंगे। तो पूर्वांचल का जो बड़ा चंक है जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था,
उस बड़े चंक में कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। यूपी में हिंदुत्व की राजनीति में एक स्तंभ काशी है, दूसरा अयोध्या और तीसरा मथुरा। मथुरा से मुख्यमंत्री योगी को चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी सांसद हरनाथ यादव के सपने में भगवान कृष्ण आ गए थे, लेकिन योगी न भगवान कृष्ण के धाम से चुनावी मैदान में उतरे, न भगवान राम की धरती से। अब गोरखपुर में हैं तो समर्थन विरोध जारी है। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगठन ने उनको भेजा है कि आप आइए, और गोरखपुर के साथ पूरा पूर्वांचल की सीट पे प्रभाव पड़ने वाला है। अगर योगी जी को अपनी हार का डर नहीं रहता तो भाग के वापस गोरखपुर क्यों आते? योगी जी ने जिस तरह से काम किया है, जिस प्रभाव के साथ, वो सबसे उत्तम है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को गोरखपुर भेज चुकी है और हम सभी गोरखपुर वाले मिलकर इनको दोबारा उत्तराखंड भेजने का काम करेंगे। वैसे तो गोरखपुर शहर सीट का इतिहास यही बताता है कि वहां चुनाव वही जीतता है जिसे योगी चाहते हैं। 20 साल पहले गोरखपुर से ही बीजेपी का सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के ही उम्मीदवार और तत्कालीन मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ राधा मोहन दास को चुनाव लड़ाया था, और तब शुक्ला की जमानत जब्त हो गई थी और बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के सामने झुकना पड़ा था। राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी में आ गए, इस सीट से विधायक बनते रहे, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब राधा मोहन दास अग्रवाल से भी योगी के संबंधों में काफी कड़वाहट आ चुकी है। और आलम यह है कि अग्रवाल के पैरों तले विधायकी खिसक गई और उनको पता भी नहीं चला। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या गोरखपुर के जरिए योगी पूर्वांचल को साधना चाहते हैं, जहां पिछली बार बीजेपी ने 130 में 87 सीटें जीती थी और एनडीए ने पूरे 100। क्या गोरखपुर के जरिए योगी पिछड़ी जातियों को जोड़ना चाहते हैं, जो राजभर से लेकर पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण बीजेपी से छिटक सकती है? क्या गोरखपुर से बीजेपी ने योगी को इसलिए लड़ाया ताकि अपनी सीट के चक्कर में ना पड़कर वो पूरे प्रदेश पर फोकस कर सके? आज तक गोरखपुर से वो कोई चुनाव हारे नहीं है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि जो उनकी कर्म भूमि है, जहां उनके लिए जाना आना ज्यादा आसान है, लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से देखें तो उनके लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करना ज्यादा आसान है। इन कयासों के बीच यक्ष प्रश्न यही है कि गोरखपुर से चुनाव लड़ना सीएम योगी की मजबूरी है या बीजेपी का कोई मास्टर प्लान? और अब आज की इसी टॉप स्टोरी पर कि आखिरकार गोरखपुर क्यों, मैं अपनी राय आपको बताता हूं। मेरी राय यह है कि 5 साल बाद भी गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाने से यह लगता है कि बीजेपी इस चुनावों में रिस्क नहीं लेना चाहती है। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय से सहमत हैं या नहीं है। एक बार फिर राय आपके सामने दोहरा देता हूं, जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। गोरखपुर से योगी को लड़ाकर बीजेपी बहुत ही सेफ खेल इन चुनावों में खेल रही है। आपकी राय का मुझे, मिस कॉल का मुझे इस शो के दौरान लगातार इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज के लिए आज ही सी वोटर ने सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर एक महत्वपूर्ण सर्वे किया। सी वोटर ने लोगों से पूछा कि योगी को गोरखपुर से चुनाव लड़वाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी है। तो अब राय देखिए, 55% लोग इसको बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, 32% लोगों को लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी का फैसला है, जबकि 13% लोगों का कहना है कि उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। यानी ज्यादातर लोगों को बीजेपी आलाकमान के इस फैसले से संतुष्ट हैं, 55% इसको मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। अब यही मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़वाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है, जैसा कि सी वोटर के सर्वे से पता लगा है। तो अब यह समझिए कि गोरखपुर से योगी की अगर एंट्री हो रही है तो इसमें चुनावी निशाने पर क्या क्या हो सकता है। सबसे अहम तो बीजेपी के लिए गोरखपुर के गढ़ को बचाना है, क्योंकि गोरखपुर जोन में 10 जिलों में विधानसभा की 62 सीटें आती हैं। इनमें पिछली बार बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें इसके सहयोगियों के पास थी। इस बार भी सत्ता को कायम रखने के लिए इस जीत को बीजेपी दोहराना जरूर चाहेगी। बीजेपी के निशाने पर गोरखपुर के बहाने
पूर्वांचल के इलाके की 130 सीटें लगी हैं। पिछली बार इनमें से एनडीए ने 100 सीटें जीती थी। अब गोरखपुर के जरिए इन सीटों पर बीजेपी की अपनी पकड़ को मजबूत करने का इरादा दिखाई भी देता है। बीजेपी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी वोटों को संभालने का है, क्योंकि पिछली बार ओबीसी वोट बीजेपी को खुलकर मिले थे। साथ ही राजभर जैसे नेताओं की पार्टियां बीजेपी के साथ हुआ करती थी, जो इस बार उनकी मुखालफत में है। इस बार राजभर अखिलेश के साथ न सिर्फ खड़े हैं, बल्कि बीजेपी से भी तमाम ओबीसी नेता अब समाजवादी पार्टी का रुख कर चुके हैं। उनमें से ही एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो गोरखपुर से सटे कुशीनगर जिले से विधायक है। स्वामी प्रसाद मौर्य का असर सीएम योगी के गोरखपुर में होने से उनको कमजोर भी कर सकता है। अब योगी तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको चुनौती दे रहे हैं अखिलेश यादव। क्या वो चुनाव लड़ेंगे? आज सी वोटर से जब हमने सर्वे में यह सवाल उठाया और यही पूछा कि योगी के चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ेगा, तो 48% लोगों ने कहा हां, दबाव बनेगा। 33% लोगों ने माना कि कोई दबाव नहीं बनेगा, जबकि 19% लोगों को की कोई राय इस बारे में नहीं थी। और अब आइए आपको पूर्वांचल से सीधे पश्चिमी यूपी की ओर लिए चलते हैं, जो किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। इस आंदोलन में एक नाम जो सबसे ज्यादा सुना गया या बोला गया वो था राकेश टिकैत का, और इन्हीं के बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि राकेश तो अपनी यूनियन के प्रवक्ता है। अब तक दोनों भाई कहते आए थे कि भारतीय किसान यूनियन का सियासत से कोई वास्ता नहीं है, चुनावों से वो दूरी बनाएंगे। लेकिन अब इन बयानों में इस चुनावी मौसम में भी ट्विस्ट आ गया है, बल्कि दोनों भाइयों के सुर थोड़े बहुत अलग भी सुनाई दे रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए तो इशारा ये मिलता है कि क्या कहीं टिकैत परिवार में वोट के नाम पर दरार पड़ रही है। गठबंधन को सफल बनाओ। किसी का पक्ष हम नहीं कर रहे कि वोट आप इसको दो। भाजपा को काफी नुकसान है इस आंदोलन से। हम पार्टियों से बिल्कुल अलग रहते हैं। यूपी के चुनावों ने अभी अंगड़ाई भर ली है और इसका असर दिखने लगा है। चर्चा जोर पकड़ रही है कि किसानों के वोट को लेकर क्या टिकैत परिवार में दरार आ गई है। इन अटकलबाजियों का आधार बनी मुजफ्फरनगर से 2 दिन में आई 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर रविवार की है, जब किसानों की राजधानी कही जाने वाली सिसौली में खड़े होकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गठबंधन उम्मीदवार को जिताने की अपील कर दी। और एक तस्वीर आज आई, जिसमें वही नरेश टिकैत केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ मुस्कुराकर पोज दे रहे थे। नहीं, संजीव बालियान भी परिवार के इसी परिवार के आदमी है और सबका अधिकार है इसमें इलेक्शनों में आने का। कोई किसी पार्टी का नहीं, कुछ नहीं है, तो सबका ही घर है यहाँ से। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दावा करते रहे हैं कि उनका विरोध सरकार से है, सियासी दलों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन खुद उनके बड़े भाई और बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत न सिर्फ सियासी दलों के नेताओं और प्रत्याशियों के साथ उठ बैठ कर रहे हैं, बल्कि गठबंधन उम्मीदवारों को जिताने की पैरवी भी कर रहे हैं। भाई, आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाए उसे कुशा मंदरामन जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। उनका ये बयान जंगल में आग की तरह ऐसा फैला कि सुर्खियां बन गई और अब सफाई देनी पड़ रही है। अपनी वोट का तो अधिकार है, मैं जनता की वोट का थोड़ा ही है। जनता अपने आप चुना, जनता को राइट है और हो सके कहीं की मोटी कहीं भूल चूक कहने कूने में हो जा। हम चुनावी सियासत से दूर हैं पूर्ण रूप से, लेकिन जो लोग भी हमारे वहाँ पे आते हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। भाई, लंगर खाओ, प्रसादा चखो और अपना भाई आशीर्वाद दो और अपना चले जाओ। टिकैत के बयानों में सियासी दलों से दूरी की बात भले ही हो, लेकिन तस्वीरें ठीक इसके उलट हैं।
आज प्रयागराज में खुद उन्होंने समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह से मुलाकात की। दौरे गुफ्तगू लंबा चला। अच्छा, हम क्यों, क्या पता भाई कहाँ से है ये, जानते भी नहीं है ना, हम तो जानते नहीं। तो आशीर्वाद दिया आपने? अब तो दे दिया, लड़की है तो बीजेपी वाले आएंगे तो उनको तो आ जान दो ना, कहाँ है, हम तो ढूंढे उन्हें, वे आना चाहिए उनको भी। एक तरफ टिकैत एक्टिव है तो यूपी चुनाव आते ही संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना एजेंडा जारी कर दिया। किसान संगठन 31 जनवरी को केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में वादा खिलाफी दिवस बनाएंगे और 1 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा मिशन यूपी पर निकलेगा। तो टिकैत भाइयों में क्या चल रहा है ये तो समझना मुश्किल है, लेकिन हम आपको कुछ और बातें समझा देते हैं। यूपी के बारे में ये कहावत है कि यहाँ का किसान सिंचाई और सियासत दोनों की सटीक सूझबूझ रखता है। किसी राजनीतिक दल के पैर उखाड़ने हो या फिर जमाने, दोनों काम किसानों की मदद के बिना इस इलाके में मुमकिन ही नहीं है। वजह है किसानों की बड़ी आबादी। यूपी में लगभग 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं, यानी कि देश का हर चौथा किसान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 200 सीटें ग्रामीण इलाकों की हैं। मतलब विधानसभा की आधी सीटों पर किसान तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों के प्रभाव वाली 80% सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इनमें भी पश्चिमी यूपी किसानों का गढ़ माना जाता है। वहां किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी की राह इस बार थोड़ी मुश्किल दिखती है। इसकी वजह किसान आंदोलन है, जिसे राकेश टिकैत के आंसुओं ने नई धार दे दी थी। हरक सिंह रावत के बीजेपी से बाहर जाने और कांग्रेस की तरफ डोर बढ़ाने की कहानी आपको बताएं, उससे पहले आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय एक बार फिर आपको बता देता हूं। मेरी राय बहुत साफ है कि 5 साल बाद भी गोरखपुर से योगी को चुनाव लड़वाने से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस कॉल दें। अभी तक 66% लोग सहमत हैं, और अगर असहमत हैं जो कि 34% लोग हैं तो उनके लिए नंबर है 7823944002। इन दोनों नंबरों पर आपकी राय का, आपकी मिस कॉल का मुझे अगले आधे घंटे और इंतजार है। हम आखिर में आपको नतीजे भी दिखाएंगे कि कितने लोग सहमत हुए या कितने लोग असहमत हुए। ये बात बहुत पुरानी है और कही जाती है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। उत्तराखंड की सियासत में आजकल यही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि 5 साल पहले जो हरक सिंह रावत ड्राइवर सीट पर थे, आज बीजेपी के गाड़ी से उनको उतारा जा चुका है और मंजिल तक पहुंचने के लिए कांग्रेस की गाड़ी को वो हाथ दे रहे हैं। लेकिन हरक सिंह रावत की इन बदली सियासत हसरतों में कांटे बिछाने को तैयार बैठे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत, जिनके सीने में 2016 वाली टीस अब भी दर्द दे रही है। देखिए मेरे सहयोगी विकास भदौरिया, निवेदिता और आजादिका सिंह की ये खास रिपोर्ट। प्रहलाद जोशी जी मुझे कल बुलाया, मैं इसलिए दिल्ली के लिए आया। थोड़ी देर में समाचार आया कि मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने सोचा कि शायद जिस तरह वो फर्जी समाचार सोशल मीडिया में चल रहा था, झूठे हैं, मक्कार है, ऐसे कैसे झूठे आरोप लगा सकते हैं। गालिब ने भी कहां सोचा होगा कि जो लाइनें वो 18वीं शताब्दी में लिख कर गए हैं वो 21वीं शताब्दी के एक नेता पर इतनी फिट बैठेगी। हरक सिंह रावत बीजेपी के कूचे से बेआबरू होकर अब सियासत के दोराहे पर खड़े हैं। ना इस ठौर ना उस ठौर, बचे हैं तो सिर्फ आंसू, वो भी इस उम्मीद पर कि आंख से निकलने की इनकी टाइमिंग शायद इनकी कीमत और असर तय कर दे, क्योंकि चंद दिनों बाद ही तो चुनाव है। अब आप रावत के इन आंसुओं की वजह भी जान लीजिए। हरक सिंह रावत को उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। बीजेपी से भी 6 साल के लिए निकाल दिए गए रावत। यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। सर, हरक के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं। बीजेपी का कहना है कि हर बार हरक सिंह रावत अपनी मांगे मनवाने के लिए बीजेपी पर दबाव डालते रहे,
लेकिन इस बार पार्टी हरक सिंह रावत के आगे नहीं झुकी। बीजेपी का दावा है कि हरक सिंह रावत खुद सहित 3 टिकट चाहते थे, एक खुद के लिए, एक अपनी पुत्र वधू के लिए और तीसरा टिकट अपने एक समर्थक के लिए। लेकिन पार्टी इस बार हरक सिंह रावत के आगे नहीं झुकी और हरक सिंह रावत का दांव उल्टा पड़ गया। हालांकि हरक सिंह इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि भाई बहू को लड़ा लो, मैं नहीं लड़ता हूँ। पंकज को दिया ना एमएलए टिकट, राणा सिंह है ना सेंट्रल मंत्री, वहाँ मुन्ना चौहान को दिया ना टिकट पिछली बार। इतने बड़े देश को चलाने वाले लोग ऐसे किसी को कैसे अपमानित कर सकते? हरक सिंह रावत को अब सिद्धांत याद आ रहे हैं। बीजेपी उन्हें अच्छी नहीं लग रही। ये सब संकेत हैं कि अब वो घर वापसी की बाट जो रहे हैं। हरीश रावत जी से क्या माफी मांगना होगा, क्योंकि वो साफ कर चुके हैं जब तक आपकी माफी नहीं होगी तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। ऐसा ना, मैं इस उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के नौजवान रोजगार देने के लिए एक गिलहरी की तरह भूमिका निभाऊंगा। इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है? जिस कांग्रेस की शान में हरक सिंह कसीदे काट रहे हैं, उसी कांग्रेस को 2016 में वो झटका देकर बीजेपी में आए थे। या यूं कहें कि आधी रात के तख्ता पलट के कर्णधार हरक सिंह रावत ही थे। कि सच कहना अगर बगावत है दोस्तों, तो समझ लो हम बागी हैं और उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड को बचाने के लिए अगर ये बगावत हरीश रावत जी के खिलाफ, ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस के खिलाफ अगर हमको आज हमने की है, तो हमें अपने आप पे गर्व है। 18 मार्च 2016 को हरक सिंह रावत समेत 9 कांग्रेसी विधायकों की बगावत के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद हरीश रावत की सरकार तो लौट आई, लेकिन सरकार ज्यादा दिन चली नहीं। अब वही हरीश रावत हरक सिंह की घर वापसी में सबसे बड़ा रोड़ा है। एबीपी न्यूज के घोषणा पत्र कार्यक्रम में हरीश रावत के तेवर बता रहे हैं कि हरक सिंह से उनकी नाराजगी कम नहीं हुई है। कि जिन लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान अचानक भाजपा के पाले में जाकर के सरकार को गिराया था, वो लोकतंत्र के भी दोषी हैं और वो उत्तराखंड के जनता के भी दोषी हैं। उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत वो नाम है जो सत्ता से कभी दूर नहीं रहे, लेकिन इस बार उनका हाल ऐसा है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हम। दिल्ली से संवाददाता अजातिका सिंह के साथ विकास भदौरिया। अपने 3 दशक से भी ज्यादा लंबे सियासी करियर में शायद ये पहला मौका होगा जब हरक सिंह रावत मझधार में है और उनका भविष्य अनिश्चितताओं में घिरा हुआ है। आखिर वो कौन सी वजह है जिनके चलते पार्टियां हरक सिंह से दूरी बनाए रहना चाहती हैं? पहले कांग्रेस और अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि हरक सिंह मौका परस्त है, सत्ता का रास्ता वो ढूंढ लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, तभी तो उत्तराखंड बनने के बाद वो 3 कांग्रेसी और 3 बीजेपी मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। हरक सिंह कमोबेश हर 5 साल पर पार्टी बदलते हैं, बीजेपी से बीएसपी, बीएसपी से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर बीजेपी और अब नए ठिकाने की तलाश है। हरक सिंह रावत ने वक्त के हिसाब से सुविधा की सीट चुनी है। पहले वो पौड़ी से लड़ते थे, फिर उत्तराखंड बना तो वो लैंसडाउन सीट चुनी। 2012 में सीट बदली और रुद्रप्रयाग से विधायक बन गए। 2017 में बीजेपी में आए तो कोटद्वार पहुंच गए। यानी कई भी चुनाव एक सीट पर नहीं लड़ा, बदलते रहे सीटों को ताकि एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज कर सके। विवादों से भी हरक सिंह रावत का पुराना नाता है। 2003 में एक महिला ने हरक सिंह रावत को अपने बच्चे का पिता बताया था, तो हरक सिंह की उस वक्त कुर्सी चली गई थी। और अब बीजेपी ने परिवारवाद का आरोप हरक सिंह पर लगा दिया है कि रावत अपने साथ अपनी बहू के लिए भी टिकट मांगने का दबाव डाल रहे थे। और अब बदलते खबर को और आगे चलते हैं पंजाब की ओर। उत्तराखंड से अब पंजाब की एक बड़ी खबर आ रही है और वहां भी पंजाब में चुनावी सरगर्मियां हैं। मुख्यमंत्री चन्नी बनाम सिद्धू की जंग में अब यह दिखाई देने लगा है कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धू के बजाय चन्नी साहब के पक्ष में ज्यादा खड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शाम करीब 7 बजे एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो से एक बात बहुत साफ हो रही है कि कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो चन्नी ही होंगे। आप खुद वीडियो को देखिए और समझिए कि अभिनेता सोनू सूद की जुबानी
जो कुछ कहा गया है उससे कैसे सिद्धू के सपनों पर फिर पानी फिर सकता है। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। और क्योंकि कांग्रेस की आधिकारिक ट्विटर हैंडल जो है @INC इंडिया, उससे ये ट्वीट हुआ है, इसीलिए ये सरगर्मियां बढ़ गई हैं कि चन्नी बनाम सिद्धू में चन्नी को एज मिल चुका है, सिद्धू कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। और ये सब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कल आम आदमी पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस करने वाली है। अरविंद केजरीवाल कल पंजाब के दौरे पर है और अब आप खुद से एक वादा कीजिए, और वो वादा ये है कि कोरोना से बचने के लिए आप मास्क जरूर पहनेंगे। एबीपी न्यूज़ आपके लिए #मास्कअपइंडिया की मुहिम चला रहा है। आप इसका हिस्सा बनिए, अपनी मास्क वाली सेल्फी हमको भेजिए जिसको हम यहाँ दिखाते हैं, ताकि आपकी तस्वीरों को देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित हों। और शायद यही कोशिश है कि आप तमाम लोग इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मास्कअप इंडिया को सफल बनाने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।